नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जो डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत के मिसलेनियस क्वेश्चन का, उसका आज भाग 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 जो है वह अपलोड किए जा चुके हैं। और अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप पीडीएफ को जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाग 5 की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें जो है पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति जो है वह दी गई है। वह किसके हिसाब से दी गई है? वह अर्थशास्त्र के हिसाब से दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम चाणक्य था, ठीक है, जो कि विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था उन्हें। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने मौर्यकालीन राजनीतिक, आर्थिक और एवं सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया है। इस पुस्तक में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की जो है वह अनुमति दी गई है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं वह कौन से हैं? वह हैं मध्यमिका नगरी, ठीक है। कौन सा है? मध्यमिका नगरी। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मध्यमिका राजस्थान के चित्तौड़ के निकट स्थित एक प्राचीन नगर है जिसे वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। मध्यमिका जो है वह प्राचीन सीवी जनपद की राजधानी थी। किसकी? सीवी जो है सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद जो था वह महाभारत काल से लेकर सिकंदर के समय तक संभवतः एक गणराज्य था। और महाभारत में उल्लेखित है कि कौरवों की ओर से सीवी जनपद के जो प्रधान और सैनिक जो है वह युद्ध में शामिल हुए थे। और पतंजलि के महाभाष्य में भी इस जनपद तक यवनों के आक्रमण का उल्लेख जो है वह किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था, क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? किन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसके जो सही जवाब हैं वह 2 हैं। चरक ने भी शिक्षा प्राप्त करी थी और जीवक ने भी शिक्षा प्राप्त करी थी। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही हैं। बिंदुसार के राजवैद्य थे जिनका नाम जीवक था। जीवक ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। और चरक संहिता की रचना कनिष्क के राजवैद्य चरक ने की थी, ठीक है। चरक ने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी भी, ऑप्शन नंबर डी भी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार जो है वह जो विख्यात है वह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। नालंदा के नाम से प्राचीन नालंदा महाविहार की जो छवि है वह उभर कर सामने आती है, जो 5वीं से लेके 9वीं शताब्दी के बीच लगभग 700 वर्षों तक बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है। नौ नालंदा महाविहार जो है वह नालंदा बिहार तथा भारत में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वह 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा नालंदा को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी, जो बौद्ध धर्म एवं पाली भाषा के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र है। यहाँ 2006 में एक डीम्ड विश्वविद्यालय बन गया। नौ नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का जो क्रम है वह क्रम क्या है? वह जो क्रम है वह है कृत, त्रेता, द्वापर और कली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का जो क्रम है वो इस प्रकार है: कृत, त्रेता, द्वापर और कली। इन युगों में देवताओं के जो वर्ष हैं वह 4800, ठीक है, 3000, 2400 और 1200 निहित हैं। इन युगों में देवताओं का एक वर्ष जो है वह मानव के 360 वर्षों के बराबर जो है वह माना गया है। इन युगों को कभी कभी सोना, चांदी, तांबा एवं लोहा जैसे धातुओं का जो है वह नाम दिया गया है। और इस समय हम लोग कलयुग में वास कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? गोरखनाथ के अनुयायियों को जो कहा जाता था वह नाथपंथी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। महायोगी गोरखनाथ 11वीं शताब्दी के महापुरुष थे। गोरखनाथ के गुरु जो थे जिनका नाम था मत्स्येंद्र नाथ, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था मत्स्येंद्र
मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है, इनके गुरु का नाम था। इन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को व्यवस्थित कर इसका विस्तार भी किया था और गोरखनाथ के अनुयायियों को नाथपंथी कहा जाता है। इसी नाथ संप्रदाय के प्रमुख महंत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। अगले पे क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि बोरोबुदूर किसका स्थल है। बोरोबुदूर जो स्थल है वह स्थल है जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप की। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जावा द्वीप में 8वीं शताब्दी में निर्मित एक वृहत स्तूप स्थल को बोरोबुदूर के नाम से जाना जाता है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जावा, सुमात्रा आदि दक्षिण पूर्वी द्वीपीय देशों में जो है यह इसका हुआ था। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि नागपत्तनम बौद्ध विहार किसके द्वारा स्थापित किया गया था। यह जो स्थापित किया गया था यह श्री विजय के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा पराजित श्री विजय के शैलेंद्र शासक विजयोतुर्गमन वर्मन ने नागपत्तनम में एक बौद्ध विहार की स्थापना करी थी। स्थापना की जो है वह अनुमति मांगी थी और एक बौद्ध विहार जो है वह स्थापित किया था। यह अनुमति जो है उसे राजराजा ने दी थी। कौन? राजराज ने दी थी। और कुलोत्तुंग प्रथम ने नागपत्तनम के विहार को कई गांवों की आय जो है वह प्रदान किया था। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले पे इसकी ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि अविमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए है। यह जो है यह वाराणसी के लिए है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विष्णु से अपनी उत्पत्ति मानते थे। कौन लोग मानते थे। ये मानते थे तोंडैमान के लोग। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तोंडैमान अपने को विष्णु से उत्पत्ति जो है वह मानते थे, विष्णु भगवान से। चेर राज्य जो है वह पश्चिमी तमिलकम यानी कि आधुनिक उत्तरी त्रावणकोर, कोचीन तथा दक्षिणी मालाबार के क्षेत्र में विस्तृत था। चेरों की जो राजधानी थी वो वज्जी या कुरुयूर थी और चोल राज्य जो था वह दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट पर स्थित था। इसकी जो राजधानी थी वह तंजौर थी और जो पांड्य थे वह पांड्य राज्य जो था वह सुदूर दक्षिण में स्थित है। इसकी जो राजधानी थी वह मदुरा थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हिंदुओं को हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश दिलाने संबंधी नियम किस धर्मशास्त्र ने प्रतिपादित किए थे। या जो प्रतिपादित किए थे वह देवल ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। किसको जो है यह शामिल किया गया था। यह शामिल किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय के पुरास्थल को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 17 जुलाई 2016 को। कब? 17 जुलाई 2016 को 3 भारतीय स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। पहला था चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, दूसरा जो है नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातात्विक स्थल और तीसरा जो है वह सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले पे इसकी ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। पुरी में जो रथ यात्रा है वह भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव महाराज के सम्मान में प्रतिवर्ष सावन माह में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ सहित सुभद्रा जी एवं बलदेव जी की मूर्तियां जो है रथ पर रखकर जुलूस निकाला जाता था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था। वह प्रस्तुत किया था वासुकी ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। स्कंद पुराण के अनुसार। किसके अनुसार। स्कंद पुराण के अनुसार। स्कंद पुराण, ठीक है। स्कंद पुराण के अनुसार अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से देवताओं और दैत्यों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया था। इससे 14 महारत्न निकले थे। इसी मंथन से देव, वैद, धन्वंतरी अमृत भरा कुंभ लेकर जो है वह प्रकट हुए थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है। यह जो अंतर है यह 135 वर्षों का है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जो उज्जैन के एक शासक थे जिनका नाम था विक्रमादित्य, उन्होंने विक्रमी संवत चलाया था। तो विक्रमी संवत जो है वह 57
ईसा पूर्व का माना जाता है। कब? ईसा पूर्व का माना जाता है। और जो कुषाण शासक कनिष्क थे उन्होंने शक संवत चलाया था, और शक संवत जो माना जाता है वो 78 ईस्वी का माना जाता है। तो अगर इनका अंतर निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 78 में 57 जोड़ेंगे, और 57 जब जोड़ देंगे दोनों में तो निकल के आ जाएगा कितना, 135 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो मैंने बताया था विक्रम संवत जो है वह 58 ईसा पूर्व से 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष जो है वह कहाँ मिलता है? प्राचीनतम अवशेष जो है वो कालपी में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? वह कालपी में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? या जो निर्धारित किया जाता है वो फॉसिल्स की उम्र को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कार्बन डेटिंग द्वारा फॉसिल्स की आयु जो है वह गणना की जाती थी। इसकी जो खोज थी वह किसने की थी? वह एफ लिबी ने की थी। किसने की थी? वह एफ लिबी ने की थी। और चट्टानों की तथा पृथ्वी की आयु गणना जो है वह यूरेनियम डेटिंग से ही की जाती है, जबकि वृक्षों की जो आयु जो है वो वार्षिक वलयों की गणना के द्वारा लिया जाता था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बड़ा सा है, ध्यान से पढ़िएगा। मार्को पोलो की भारत यात्रा 1271 एडी में ने यूरोप में किस कारण से अत्यधिक ख्याति प्राप्त की थी? यह जो कारण था वह कारण था उसके पूर्वी देशों में व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं के विवरण के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का जो भ्रमण किया था वह कब किया था? इसने बिहार का जो भ्रमण किया था वह 670 ईस्वी में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि आसाम का प्राचीन नाम क्या है? आसाम का जो प्राचीन नाम है उसका नाम है कामरूप। क्या है उसका नाम? कामरूप। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। आसाम का जो प्राचीन नाम है वह कामरूप है, और कामरूप जो है वह आधुनिक आसाम का केंद्रीय भाग था। और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में प्रत्यंत राज्यों के रूप में कामरूप का उल्लेख जो है वह मिलता है। और हर्ष के समय में कामरूप का जो शासक था वो भास्कर वर्मन था। कौन था? वह था भास्कर वर्मन। ठीक है, भास्कर वर्मन था। और जो वेनसांग ने कामरूप की यात्रा की थी। और दिल्ली का जो प्राचीनतम नाम है वह योगिनीपुर था। क्या था वह योगिनीपुर था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है योगिनीपुर का जो प्राचीन नाम है वह किसका था? या दिल्ली का प्राचीन नाम था? ऑप्शन नंबर जो है बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि एम्फोरा जार जो होता है वह एक क्या होता है? वह एक लंबा और दोनों तरफ हत्तेदार जार होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और आज के जो है अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न बोल रहा है कि यूनान के विद्वान जो है वह सतलुज नदी को किस नाम से पुकारते थे? यह जो सतलुज नदी को जो पुकारते थे वह हिसिडरस के नाम से पुकारते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, तो और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक में जाके ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।